हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश बर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत भारत के अंदर प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थिति में एक आंदोलन चलाया गया था। उस आंदोलन को होम रूल आंदोलन कहकर पुकारा जाता है। उस होम रूल आंदोलन को भारत में संचालित करने का श्रेय एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक को जाता है। इसके लिए इन दोनों ने अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की। उस होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? होम रूल लीग के संस्थापक के तौर पे बाल गंगाधर तिलक पहले आए या फिर एनी बेसेंट आई? एनी बेसेंट के होम रूल लीग का प्रसार क्षेत्र कौन कौन सा था? बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग का प्रसार क्षेत्र कौन कौन सा था? दोनों के होम रूल लीग के मुख्यालय कौन कौन थे? दोनों ने अपने कौन कौन से समाचार पत्रों का प्रयोग अपने विचारों के प्रचार प्रसार में किया? ऐसे सैकड़ों तथ्य वो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और जिसके संबंध में जानकारी हासिल करना बहुत ही जरूरी है। और विभिन्न एग्जाम्स में, चाहे वो एनडीए, सीडीएस, आईएएस, पीसीएस, बैंक, एसएससी, रेलवे, इस तरह के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उन सारे एग्जाम्स में इस चैप्टर से किसी न किसी रूप में सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग होम रूल आंदोलन से संबंधित सारे जो फैक्ट्स है, सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स की बात हम लोग करने वाले हैं। और उम्मीद करता हूं कि ये सारे जो भी जो फैक्ट्स, जो कॉन्सेप्ट है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स किसी न किसी रूप में आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। मैं पहले से ही एक बात जो बार बार मैं कहता हूं, जो इस वीडियो से हमसे जुड़ रहे हैं, ठीक है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित अब तक हमने कई वीडियोस अपलोड किए हैं, वो सब बारी बारी से देखिएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारत के इतिहास का एक ऐसा पहलू है जिसका संबंध भारत के संविधान से है, जिसका संबंध पॉलिटिकल साइंस से है, जिसका संबंध किसी न किसी रूप में भारत के इतिहास से भी है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। और हमने भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ भारत के संविधान की भी श्रृंखला चला रखी है, और वो इसलिए चला रखी है कि दोनों किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, जो जीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, और साथ में जो पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में कहीं ना कहीं आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ना पड़ता है, भारत के संविधान के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमने बहुत ही साइंटिफिक वे में इस कोरोना जो काल है, ठीक है, इस लॉकडाउन का जो काल है, उस लॉकडाउन काल में हमने इस तरह की वो क्या है कि जो सिलेबस है, उस सिलेबस की प्लानिंग की है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के होम रूल आंदोलन के बारे में, जो 1916 से 18 के बीच लगभग चलाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियां थी और ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से सलाह मशविरा किए बगैर भारत को भी उस युद्ध में क्या कर लिया था, शामिल कर लिया था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि हिंदुस्तान, जिसको कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी जागीर समझ रखी थी, भारतीयों से सलाह मशविरा किए बगैर एक ऐसे युद्ध में भारत को शामिल कर लेना जिस युद्ध से भारत का कोई वास्ता नहीं था, दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। इस वजह से भारत में निश्चित रूप से परेशानियां बढ़ी, भारत की भारत के लोग परेशान हुए, फिर भी खामोशी से उन्होंने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। लेकिन इसी प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थिति में बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था। उस आंदोलन को होम रूल आंदोलन कहकर पुकारा जाता है। ध्यान ये रखना है कि ये कोई मास मूवमेंट नहीं था स्वदेशी आंदोलन की तरह या असहयोग आंदोलन की तरह। ये एक प्रकार से बौद्धिक आंदोलन था, ये एक प्रकार से वैचारिक आंदोलन था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार से शांतिपूर्ण और संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए इस बात की मांग की गई कि भारत चूंकि हमारा घर है, इसलिए हम भारतीयों को ब्रिटिश शासन के अधीन ही सही हमारे देश का शासन चलाने का हक मिलना चाहिए, हमें अधिकार मिलना चाहिए अपने घर का, अपने देश का शासन चलाने का। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा कि हम अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना नहीं चाहते हैं, हम अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं करना चाहते हैं, हम अंग्रेजों के सबऑर्डिनेट के तौर पे अपने देश का शासन
खुद चलाना चाहते हैं, यानी भारत हमारा घर है और हमारे घर का शासन हम भारतीयों के द्वारा चलाया जाना चाहिए, लेकिन हम अंग्रेजों को खदेड़ने की बात नहीं करते हैं। यानी कुल मिलाकर होम रूल आंदोलन का जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश सरकार के अधीन शांतिपूर्ण और संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए भारत के लिए स्वशासन को हासिल करना, भारत के लिए अपना शासन खुद चलाने का अधिकार हासिल करना, यही जो है होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था। और इसमें कहीं पर भी जनता का साथ लेकर कोई जुलूस, कोई हड़ताल, कोई बहिष्कार, कोई मास मूवमेंट, इस तरह की कोई भी जो है कह सकते हैं कि आंदोलन के उग्र तरीकों का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि आप ये कह सकते हो कि बाल गंगाधर तिलक जो खतरनाक उग्रपंथी थे, जो कह सकते हैं कट्टर गर्मपंथी थे, जो गर्मपंथी के रूप में काफी जो है चर्चित थे, लेकिन जब जेल से 1914 में रिहा हुए तो होम रूल आंदोलन को नरम पंथियों के तरीकों के अंतर्गत ही चलाया था। यह दिखाता है कि बाल गंगाधर तिलक के विचारों में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ था। और यह बात अब यहां पे उन्हें समझ में आ गई थी कि नरम पंथियों की जो राजनीति थी वो भिखमंगी राजनीति नहीं थी, वो पॉलिटिकल मेंडिकेंसी नहीं थी, और नरम पंथियों के ही जो तरीके थे शांतिपूर्ण संवैधानिक आंदोलन के तरीके, उन्हीं तरीकों के अंतर्गत रहते हुए बाल गंगाधर तिलक ने अपना जो आंदोलन होम रूल आंदोलन चलाया था उसमें उन्हीं प्रावधानों का प्रयोग जो है वो किया था। तो 1914 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जो है जेल से रिहा हुए, और जेल के दौरान ही हमने आपको 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये बताया था कि जब 6 साल की कैद की सजा जब वो क्या है भुगत रहे थे बर्मा के मंडली जेल में, तो वहां पे फुर्सत का क्षण था और उन्होंने जो है वो क्या है कि इस बात को बेहतरीन तरीके से जो है बेहतर वे में जो है उन्होंने इस बात पर विचार किया कि वास्तव में हमारे नरमपंथी जो है और गर्मपंथी हम सब आपस में लड़कर ये वास्तव में ब्रिटिश सरकार को हम मजबूत कर रहे हैं, हम भारत की स्थिति को कमजोर कर रहे हैं, भारत की जो राष्ट्रीयता की भावनाएं, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को हम सब क्या कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। इसलिए हमें मिलकर काम करना है, आपस में बंटना नहीं है, आपस में लड़ना नहीं है, बल्कि मिलकर काम करना है। ये बात बाल गंगाधर तिलक समझ लिए थे। इसीलिए जब 1914 ईस्वी में जेल से रिहा हुए तो उनकी प्राइम मोटिव जो था वो मोटिव यही था कि हम नरमपंथी और गर्मपंथी को एक साथ लाएंगे। और इसमें उनका साथ किसने दिया? एनी बेसेंट ने। और एनी बेसेंट के बारे में हमने आपको बताया था कि 1893 एडी में यानी 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट इंडिया आई थी थियोसोफिकल सोसाइटी के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए। ध्यान रखिएगा कि 1893 का 1893 का जो वर्ष है ना, वो वर्ष भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। और ऐसा इसलिए क्योंकि 1893 ईस्वी में ही गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका गए थे। ठीक है, गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे और गांधी जी का साउथ अफ्रीका जाना वो भारत के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण रखता है। गांधी जी के जीवन का अगर व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उसमें क्या महत्व रखता है ये सब लोग जानते हैं, लेकिन उनका साउथ अफ्रीका जाना वास्तव में जो है हमारे देश के लिए कितना महत्व रखता है ये बात आप अच्छी तरह से समझते हैं। तो इस वजह से 1893 का वर्ष महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात कि 1893 ईस्वी में ही शिकागो धर्म सम्मेलन, जिसको फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कहकर पुकारा जाता है, उस फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर के दिन विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया। कहा जाता है कि उसी भाषण के पश्चात पूरी दुनिया जो है भारत की आध्यात्मिक जो गहराई है, भारत में जो स्पिरिचुअल्स जो कह सकते हैं कि जो फिलॉसफीज है, उस फिलॉसफी को समझा था। दुनिया ने महसूस किया था कि भारत के पास कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो कि उसे दुनिया में एक अलग जो है देश का दर्जा जो है वो दिलाता है। और स्वामी विवेकानंद ने इसका बहुत ही बेहतरीन जो है तरीके से उन्होंने वहां रखा था। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ यूएसए कहकर जब उन्होंने स्टार्ट किया था, कहा जाता है कि केवल संबोधन के इन तरीकों से ही जो है दर्शक दीर्घा में मौजूद जो लोग थे, शिकागो के कोलंबस हॉल में बैठे हुए जो लोग थे, उन लोगों ने कई सेकंड तक जो है वो तालियां बजाते रह गए। इसके बाद जब उन्होंने स्पीच देना स्टार्ट किया तो कहा जाता है कि पूरी दुनिया सन्न रह गई। और सबसे बड़ी बात की होता क्या है कि हमारे देश में बहुत सारी मतलब कह सकते हैं कि अपनी खूबियां हैं, उनकी अपनी विशेषताएं हैं, और ऐसी विशेषता है जो मानव की सभ्यता को एक नई दिशा दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो जो खूबियां हैं उसको संसार के सम्मुख रखने
वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति भी जो है वो क्या होना चाहिए, एक ब्रिलियंट जो है वो क्या है, स्पीकर होना चाहिए, एक ब्रिलियंट ओरेटर होना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद में ये सारे गुण थे। उनको ना सिर्फ भारत की परंपराओं की, भारत की जो है आध्यात्मिक जो कह सकते हैं विशेषताएं थी, ना सिर्फ उनकी समझ थी, बल्कि उसका एक बेहतर प्रेजेंटेशन भी वो प्रस्तुत कर सके शिकागो धर्म सम्मेलन में, जिसकी वजह से पूरी दुनिया अवाक रह गई। पूरी दुनिया जो है वो क्या है कि भारत की जो आध्यात्मिक गहराई है, मानवता के पथ प्रदर्शक जो भारत के मूल्य है, उन मूल्यों को वो बेहतर तरीके से समझा पहली बार, और तब जो है दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान की तरफ जो है वो बढ़ी। ठीक है, ये एक वर्ष, तीसरा महत्वपूर्ण वर्ष जो महत्व जो है वो 1893 वर्ष का है, वो है कि एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए वो क्या है, हिंदुस्तान आई। और 1893 में हिंदुस्तान आई। फिर हमने आपको बताया कि 1898 ईस्वी में बनारस में उन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जो 1915-16 ईस्वी में वो क्या है कि बीएचयू में मदन मोहन मालवीय ने कन्वर्ट किया, उसे जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गई यहाँ पे एनी बेसेंट। ध्यान ये रखना है कि 1910 के तक जो है वो केवल और केवल भारत के समाज, भारत के धर्म तक ही जो है अपने को जो है वो केंद्रित करके रखी थी, सिमट कर रखी थी। लेकिन क्या है कि 1910 के बाद धीरे धीरे जो है विशेषकर प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में भारत के राजनीतिक जीवन में भी जो है उन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। तो इसी बीच बाल गंगाधर तिलक का बर्मा से आगमन होता है और दोनों का एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों की आपस में बातचीत होती है, तालमेल होती है। दोनों ने समझा कि हाँ, एक दूसरे के पूरक बनकर जो है हम क्या कर सकते हैं, हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा, एक नई त्वरा प्रदान कर सकते हैं। और फिर आपस में प्लान बनाया और उन्होंने एक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। उसी आंदोलन को होम रूल आंदोलन कहकर पुकारा जाता है। ध्यान ये रखना है कि होम रूल आंदोलन का जो उद्देश्य था वो क्या था। अब यहां पे देखिए कि यहां पे हमने लिखा है होम रूल आंदोलन, होम रूल मूवमेंट 1916 से 18। उद्देश्य जो है भारत के लिए स्वशासन को हासिल करना। ध्यान ये रखिएगा कि होम रूल आंदोलन जो है 1916 से 18 के बीच चला था और इसका जो उद्देश्य था वो भारत के लिए स्वशासन को हासिल करना, भारत के लिए स्वशासन को हासिल करना था, ना कि भारत के लिए आजादी हासिल करना। और यह भी ध्यान रखना है कि यह शांतिपूर्ण और संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत जो है यह सब करना था। ठीक है, ध्यान रखना है कि होम रूल आंदोलन का जो उद्देश्य था भारत के लिए स्वशासन को हासिल करना और यह ब्रिटिश शासन के अधीन होना था। यह भारत की आजादी की बात नहीं करते थे, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं करते थे, और जो कुछ भी चाहते थे उसका जो तरीका था वो शांतिपूर्ण संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत रहते हुए। यानी कि जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक जो गर्मपंथी के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, उन्होंने जो होम रूल आंदोलन चलाया वो नरमपंथियों के तौर तरीकों के आधार पर चलाया। और ये अपने आप में एक रिमार्केबल बात है कि वो गर्मपंथी, वो बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने नरमपंथियों की राजनीति को भिखमंगी राजनीति कहकर पुकारी थी, उन्होंने जो है वो क्या है कि लास्ट में जब प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में होम रूल आंदोलन जब चला रहे होते हैं तो नरमपंथियों के तौर तरीकों के आधार पर ही चला रहे होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, नरमपंथियों की अपनी कमियां हो सकती है, लेकिन नरमपंथियों के जो तौर तरीके थे, नरमपंथियों के जो आंदोलन के तरीके थे, उनके तरीकों को भिखमंगी राजनीति कहना हमने उस जगह भी बताया था कि वो गलत है। और सबसे बड़ी बात, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन उन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत चलाना ये दिखाता है कि उन्होंने भी ये मान लिया था कि नरमपंथियों की राजनीति में खोट नहीं थी, नरमपंथियों का जो आंदोलन था, उनके जो तरीके थे वो भिखमंगी राजनीति नहीं थी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए प्रेरणा स्रोत की बात करें कि यानी कि ये होम रूल आंदोलन चलाने की प्रेरणा एनी बेसेंट को, देखिए यहां पे ये ध्यान रखना है कि जो होम रूल आंदोलन है ना, उस आंदोलन को यद्यपि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने चलाया, यद्यपि दोनों ने अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की, लेकिन जब भी सवाल यह पूछा जाएगा कि होम रूल आंदोलन भारत में चलाने का जो विचार है, यह विचार सबसे पहली बार किसके दिमाग में आया,
तो ये ध्यान रखिएगा, वो एनी बेसेंट के दिमाग में आया था। एनी बेसेंट यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन होम रूल मूवमेंट वाज फर्स्टली कंसीव्ड इन द माइंड ऑफ एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट के दिमाग में सबसे पहली बार भारतीय होम रूल आंदोलन चलाए जाने के विचार आए थे। और प्रेरणा कहां से मिली थी? प्रेरणा मिली थी इसी समय रेडमंड के नेतृत्व में आयरलैंड में होम रूल आंदोलन चलाया गया था, जिसके कारण जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में आयरलैंड को होम रूल देने की जो है वो क्या है कि वहां पे विचार विमर्श हो रहा था। तो एनी बेसेंट को ये लगा कि अगर हिंदुस्तान के अंदर भी जो है उसी तर्ज पर, उसी रेडमंड के आयरलैंड के जो होम रूल आंदोलन है, उस आंदोलन की तर्ज पर अगर हिंदुस्तान के अंदर भी जो है एक आंदोलन चलाया जाए तो उससे क्या है कि भारत के लिए कुछ हासिल किया जा सकता है। और यह विचार सबसे पहली बार एनी बेसेंट के दिमाग में आया। और जब बाल गंगाधर तिलक से मुलाकात हुई, उन्होंने अपनी बातों को, भावों को, विचारों को, अपनी जो भविष्य की योजनाएं थी, उन्होंने तिलक के साथ शेयर किया। और तिलक भी चाहते थे कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, ठीक है, राष्ट्रवाद की का अलग फिर से जगाया जाना चाहिए। और यही वजह रहा कि दोनों के मंतव्य, दोनों के जो विचार थे, दोनों का जो डेस्टिनेशन था, वो सब जो है वो कह सकते हैं कि एक साम्यता रख रही थी। और इस वजह से ये दोनों मिलकर एकाकार होकर उन्होंने क्या किया, इस तरह के आंदोलन चलाए जाने का निर्णय लिया। ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यद्यपि दोनों का मकसद था होम रूल आंदोलन चलाना, यद्यपि दोनों का उद्देश्य था शांतिपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए भारत के लिए स्वशासन को हासिल करना, लेकिन दोनों ने अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की है। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा, अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की है। सवाल यह जब पूछा जाएगा कि होम रूल आंदोलन भारत में चलाने के विचार सबसे पहली बार किनके दिमाग में आया, एनी बेसेंट के दिमाग में या तिलक के दिमाग में, तो जवाब इसका हो जाएगा एनी बेसेंट के दिमाग में। लेकिन जब सवाल यह पूछा जाएगा कि एनी बेसेंट ने सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना की या बाल गंगाधर तिलक ने, तो ध्यान यहां रखना है कि बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के होम रूल लीग की तुलना में पहले हुई। बाल गंगाधर तिलक ने अपने होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को किया, और जबकि एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग की स्थापना 1 सितंबर 1916 ईस्वी को की। अब अलग अलग होम रूल लीग, समझ में बात यह नहीं आती है कि जब दोनों का उद्देश्य एक था, दोनों में कोई मतभेद नहीं था, दोनों के तरीके वही थे, होम रूल दोनों के आंदोलन जो चलाने का था निर्णय वही वो सेम था, तो सवाल ये पैदा होता है कि दोनों ने अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना क्यों की। तो एनी बेसेंट के बारे में याद रखिएगा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है हाउ इंडिया फोट फॉर फ्रीडम। ठीक है, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि दोनों का उद्देश्य एक था, दोनों यही आंदोलन चलाना चाहते थे, लेकिन अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना इसलिए किया। एनी बेसेंट ने लिखा है कि तिलक के कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं और मेरे कुछ लोग तिलक को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जहां तक हम दोनों के आपसी समझ बूझ का सवाल है तो हम लोगों में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, किसी तरह का कोई अंतर्भेद नहीं है। बस केवल अपने अपने फॉलोअर्स के रुझान को देखते हुए हमने क्या किया, अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की। लेकिन एनी बेसेंट ने यह भी कहा कि अलग अलग होते हुए भी हम सब एक ऐसे टॉम गाड़ी की तरह है जिसमें दो घोड़े जुते होते हैं लेकिन खींचते एक ही गाड़ी को है। हम लोग वास्तव में दो घोड़े हैं, ठीक है, लेकिन उद्देश्य एक है, एक ही उद्देश्य को खींचने के दो अलग अलग रथ है, दो अलग अलग घोड़े हैं, ठीक है ना, रथ एक है लेकिन दो अलग अलग घोड़े हैं, ठीक है, अलग अलग होम रूल लीग है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, सबके लिए, हिंदुस्तान के लिए होम रूल को हासिल करना। तो ये रीजन हो गया, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहां पे देखिए होम रूल आंदोलन 1916 से 18 उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन को हासिल करना, ब्रिटिश शासन के अधीन शांतिपूर्ण और संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए। और इसकी प्रेरणा कहां से मिली? रेडमंड के नेतृत्व में आयरलैंड में चलने वाला होम रूल आंदोलन। और भारत में आंदोलन के संचालन करता हमने आपको लिख दिया कि एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक, जिसके लिए दोनों ने अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की, क्योंकि यह हमने आपको बता दिया। अब इसमें देखिए कुछ फैक्ट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाएंगे होम रूल लीग के। यहां पे हमने बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग है, ये दूसरे में एनी बेसेंट का। स्थापना वर्ष वहां पे दिख रहा है 28 अप्रैल 1916, यानी ये पूरी लाइन बाल गंगाधर तिलक का होगा, ये पूरी लाइन एनी बेसेंट के होम रूल लीग का होगा। और यहां पे स्थापना वर्ष, अध्यक्ष, सचिव, प्रसार क्षेत्र, मुख्यालय, समाचार पत्र हो गया। तो स्थापना वर्ष में देखिएगा बाल गंगाधर तिलक का 28 अप्रैल 1916, एनी बेसेंट का 1 सितंबर 1916 को है, ठीक है। अध्यक्ष की बात करें तो वो जोसेफ बैप्टिस्टा हो गए,
और इसके बाद एनी बेसेंट के जो होम रूल लीग है उसके अध्यक्ष स्वयं एनी बेसेंट थी। ठीक है, सचिव की बात करें, बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के सचिव जो है एनसी केलकर थे, जबकि एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सचिव जो है जॉर्ज अरुंडेल थे। ठीक है, प्रसार क्षेत्र की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग का प्रसार क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर, ठीक है, महाराष्ट्र तो है लेकिन मुंबई को छोड़कर कहने का मतलब है ये मुंबई किस में हो जाएगा, एनी बेसेंट में। ठीक है, तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत तथा बरार, जबकि एनी बेसेंट के होम रूल लीग का जो प्रसार क्षेत्र था यानी जो गतिविधियों का केंद्र था वो शेष भारत था। यानी कि आप सोचिए भारत इतना बड़ा है और बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग का कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत तथा बरार, बस इतना ही था। लेकिन शेष भारत में किसका था, एनी बेसेंट का। यानी अगर सवाल आपसे यह पूछा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने होम रूल लीग की स्थापना की, लेकिन किनका होम रूल लीग अखिल भारतीय स्तर का था, तो जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट के होम रूल लीग का जो क्षेत्र था, जो प्रसार क्षेत्र था, उसका जो स्वरूप था अखिल भारतीय स्तर का था। फिर देखेंगे बाल गंगाधर तिलक का मुख्यालय जो है पुणे में था, महाराष्ट्र में, और जबकि एनी बेसेंट जो है उनका मुख्यालय अडयार, मद्रास। ध्यान यहां पे ये रखना है कि एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए हिंदुस्तान आए थे। ठीक है, वो जो है एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए आई थी। और आपको पता होगा, हमने आपको बताया था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ था और मैडम पी ब्लावत्स्की तथा एचएस ऑलकॉट ने किया था। ठीक है, वो भारत के हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित है। ठीक है, वो 1879 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के कहने पर मैडम पी ब्लावत्स्की तथा कर्नल एचएस ऑलकॉट थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ हिंदुस्तान आ गए और 1882 एडी में अडयार, मद्रास को उन्होंने केंद्र बनाया, उनको मुख्यालय बनाया, जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का बाद में इंटरनेशनल हेडक्वार्टर बना। ठीक है, इसके बाद 1893 एडी में एनी बेसेंट हिंदुस्तान आई। ठीक है, और इसके बाद वो काम करे 1906 तक जाते जाते मैडम पी ब्लावत्स्की और एचएस ऑलकॉट की डेथ हो गई। तो एनी बेसेंट जो है 1906 से थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी और जो 1933 ईस्वी में अपनी मृत्यु के समय तक जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी रही। यानी जब वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल आंदोलन को कंडक्ट कर रही थी, उस समय वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा थी और पूरा जो है गतिविधियों का कमांड जो है वो किनके पास था, एनी बेसेंट का। इसलिए जब होम रूल आंदोलन चलाया उन्होंने, तो होम रूल आंदोलन का केंद्र वो क्षेत्र बन गया जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों का केंद्र था। इसीलिए ध्यान रखना है कि इसीलिए अखिल भारतीय स्तर का जो रूप अख्तियार कर सका, प्राप्त कर सका, वो एनी बेसेंट का होम रूल लीग था। और ध्यान में देखिए, अब यहां पे कुछ बातें समझ लीजिए कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ ब्रांचेस किनके ज्यादा थे, तिलक के या एनी बेसेंट के, तो इसका जवाब होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था, उस होम रूल लीग के ब्रांचेस की जो संख्या थी, ठीक है, वो ब्रांचेस ज्यादा थे एनी बेसेंट के और बाल गंगाधर तिलक के जो है वो कम थे। ठीक है, लेकिन अगर सवाल ये पूछा जाएगा सदस्यों की संख्या एनी बेसेंट के होम रूल लीग में ज्यादा थी या बाल गंगाधर तिलक में, तो ध्यान रखना है बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के सदस्यों की संख्या ज्यादा थी, नंबर ऑफ ब्रांचेस कम थे। एनी बेसेंट के होम रूल लीग के नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा थे लेकिन सदस्यों की संख्या जो है वो कम थी। ठीक है, फिर एक बात और समझिएगा कि नंबर ऑफ ब्रांचेस कम थे बाल गंगाधर तिलक के, लोगों की संख्या ज्यादा थी, सदस्यों की संख्या ज्यादा थी। एनी बेसेंट के ब्रांचेस कम थे, ब्रांचेस ज्यादा थे और सदस्यों की संख्या कम थी। लेकिन उस समय के जो महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, जो भारतीय थे उन भारतीयों की सदस्यता एनी बेसेंट के होम रूल लीग की थी। यानी कि उस समय के जितने भी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे ना, वो सब के सब सदस्य थे एनी बेसेंट के होम रूल लीग के, चाहे जैसे कि पंडित मोतीलाल नेहरू हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, ये सब के सब एनी बेसेंट के होम रूल लीग के जो है वो क्या थे, सदस्य थे। और ये भी ध्यान रखना है कि हमने आपको बताया था कि प्रसार क्षेत्र में कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर, यानी मुंबई एनी बेसेंट के बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग
में गतिविधियों का केंद्र नहीं था, बल्कि पूरा महाराष्ट्र था, लेकिन मुंबई नहीं था। मुंबई किसके जो है, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट के होम रूल लीग के जो मुंबई शाखा थी ना, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सब जो है वो क्या है कि फैक्ट्स है। इसके बाद देखिएगा समाचार पत्र की अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए समाचार पत्रों का प्रयोग किया। समाचार पत्र में बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो उन्होंने केसरी और मराठा समाचार पत्र का प्रयोग किया। केसरी मराठी भाषा में निकलता था, जबकि मराठा इंग्लिश भाषा में। केसरी जो है वो डेली था, जबकि मराठा जो है वीकली था, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि बाल गंगाधर तिलक ने दो समाचार पत्र, दो प्रसिद्ध समाचार पत्र कई बार आ चुका है, और वो समाचार पत्र केसरी व मराठा, ठीक है। वो समाचार पत्र केसरी व मराठा। केसरी जो है डेली निकलता था, मराठा वीकली, और केसरी जो है मराठी भाषा में और मराठा इंग्लिश भाषा में। और इसके बाद एनी बेसेंट के होम रूल लीग की बात करें तो उन्होंने न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ, याद रखिएगा, न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का समाचार पत्र था, जिसका प्रयोग उन्होंने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया। केसरी व मराठा जो है मूल रूप से किसी और का था, लेकिन बाद में बाल गंगाधर तिलक ने उसे परचेज कर लिया था, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिएगा आंदोलन का परिणाम, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो जो है मतलब आंदोलन चलता रहा, अपना तीव्र रुख जो है वो अख्तियार कर लिया। अब यहां पर देखिए इस आंदोलन के अगर परिणाम की बात करें, अगर होम रूल आंदोलन के परिणाम की बात करें तो ध्यान रखिएगा इसका सबसे बड़ा जो परिणाम था वो परिणाम ये था कि इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मॉन्टेग्यू थे। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, लेकिन उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वो कौन थे, भारत सचिव कौन थे, मॉन्टेग्यू। और मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को एक घोषणा की, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा या मॉन्टेग्यू प्रोक्लेमेशन कहा जाता है, 20 अगस्त 1917 ईस्वी को। और चूंकि अगस्त में इसकी घोषणा हुई, ठीक है ना, चूंकि अगस्त में इसकी घोषणा हुई, इसलिए याद रखिएगा अगस्त में घोषणा होने की वजह से इसे अगस्त घोषणा कहकर पुकारा जाता है। और इसमें बात क्या की गई, इसमें मॉन्टेग्यू घोषणा में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार की यह नीति है कि वह भारतीय प्रशासन में भारत की जनता को भागीदार बनाया जाए तथा स्थानीय संस्थाओं का क्रमिक रूप से विकास किया जाए, ठीक है। ध्यान ये रखिएगा मॉन्टेग्यू घोषणा में। देखिए एक बात समझिएगा कि ब्रिटिश सरकार से होम रूल आंदोलनकारियों की मांग क्या थी कि भारतीय प्रशासन में भारत की जनता को शामिल किया जाए। मॉन्टेग्यू घोषणा में ब्रिटिश सरकार क्या कह रही है, कह रही है कि ब्रिटिश सरकार की यह नीति है कि भारतीय प्रशासन में भारत की जनता को भागीदार बनाया जाए और स्थानीय संस्थाओं का क्रमिक रूप से विकास किया जाए। इसका मतलब यह है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि भारत के प्रशासन में भारत की जनता को शामिल किया जाए, लेकिन साथ में वो यह भी कह रहा है कि ग्रेजुअली हम ऐसा करेंगे, हम क्रमिक रूप से करेंगे। हम ऐसा नहीं कि पूरे भारत का शासन हठात जो है या अचानक सारे भारतीयों को मैं दे दूंगा और मैं यहाँ पे जो है वो क्या निष्क्रिय हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरी पॉलिसी है कि मैं जो है भारत की जनता को हम क्या करेंगे कि उसमें जो है भारतीय प्रशासन में शामिल करेंगे, लेकिन पूरा शासन हम एक साथ नहीं देंगे। इसलिए वो कहते हैं क्रमिक रूप से देंगे। इसलिए वो कहते हैं ब्रिटिश सरकार की यह नीति है कि भारतीय प्रशासन में भारत की जनता को शामिल किया जाए, किंतु स्थानीय संस्थाओं का क्रमिक रूप से विकास किया जाए, ग्रेजुअली विकास करेंगे, ठीक है। ये बात जो है मॉन्टेग्यू घोषणा में कह दिया गया। अब क्या हुआ कि मॉन्टेग्यू घोषणा, अगस्त घोषणा में ये बात कह तो दी गई, लेकिन इस बात को स्वीकार करने अथवा ना करने को लेकर एक बार फिर से नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों दलों में क्या हो गया, विवाद हो गया। नरमपंथी इसको स्वीकार करना चाहते थे, गर्मपंथियों ने कहा ये इनसफिशिएंट है, ये अपर्याप्त है, और दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि 1918 ईस्वी में कांग्रेस का एक और विभाजन हुआ सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में, ठीक है। 1918 ईस्वी में ध्यान ये रखना है, 1918 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में नरमपंथी कांग्रेस से अलग हटकर एक संस्था बनाया जिसे भारतीय उदारवादी संघ कहा गया। इसको इंग्लिश में इंडियन
इंडियन लिबरल फेडरेशन कहा गया। ठीक है, इंडियन लिबरल फेडरेशन कहा गया। तो 1918 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में नरमपंथी कांग्रेस से अलग हट गए और भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। इस प्रकार 1918 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। ठीक है, कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। ठीक है, पहला विभाजन 1907 में हुआ था, जिसमें नरमपंथी और गरमपंथी जैसे दो दलों में, और यहां गरमपंथी कांग्रेस से अलग हट गए थे। लेकिन 1918 ईस्वी में दो दलों में, नरमपंथी और गरमपंथी में बटा। अब इस बार क्या हुआ, नरमपंथी कांग्रेस से अलग हट गए। समझ में बात आ रही है कि 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप लोग देखिएगा। उसमें कांग्रेस का दो हिस्सों में विभाजन हुआ। उस समय जो है गरमपंथी कांग्रेस से अलग हट गए थे और वो नेशनलिस्ट कहलाए थे। लेकिन 1918 में जो विभाजन हुआ है वो नरमपंथी कांग्रेस से अलग हट गए और वे उदारवादी कहलाते हैं। ये उन्होंने एक संस्था जो बनाई थी, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1918 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की गई, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई। ठीक है, तो यहां पे मॉन्टेग्यू घोषणा में 20 अगस्त 1917 को कहा गया कि ब्रिटिश सरकार की यह नीति है कि भारतीय प्रशासन में भारतीय जनता को शामिल किया जाएगा तथा स्थानीय संस्थाओं का क्रमिक रूप से विकास किया जाएगा। ठीक है, अब केवल बात कहने से तो होगा नहीं। इसके बाद क्या हुआ, मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुई और मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। ये घोषणा वहां से किया ब्रिटेन से, और करने के बाद मॉन्टेग्यू हिंदुस्तान के अंदर आ गए। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, चेम्सफोर्ड, और इनके साथ मिलकर इन लोगों ने 1918 ईस्वी में एक रिपोर्ट तैयार की जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, शॉर्ट में याद रखिएगा, शॉर्ट में किताबों में, पाठ्य पुस्तकों में यह भी लिखा रहता मोंटफोर्ड, यानी मॉन्टेग्यू फोर्ड चेम्सफोर्ड। मोंटफोर्ड रिपोर्ट 1918 में तैयार किया गया। ठीक है, इसी रिपोर्ट के आधार पर 1919 ईस्वी में एक अधिनियम पारित हुआ जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा गया। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा गया और इस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन या दोहरा शासन प्रांतों में स्थापना करने की बात की गई। इसी को डायआर्की कहा जाता है। ठीक है, इसी को द्वैध शासन कहकर पुकारा जाता है। और ये डायआर्की जो है वो क्या है कि जस्ट लाइक इसको आप ऐसे समझिए कि डायआर्की जो है वो क्या है कि अगर आप इसको ऐसे समझिए कि पहले क्या था कि पूरा भारत एक था। ठीक है, इसके बाद इसको जो है अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसको तीन प्रांतों, कई प्रांतों में बांटा। इसमें फिलहाल मैं तीन प्रांत ले रहा हूं, बंगाल है, बंबई है और मद्रास है। ठीक है, कि ब्रिटिश सरकार जो है, अंग्रेज जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि हिंदुस्तान के अंदर जब उनके साम्राज्य का विस्तार होता गया तो उन्होंने क्या किया, भारत का बेहतर दोहन के लिए, जाहिर सी बात है बेहतर शासन की व्यवस्था करनी थी, तो उन्होंने क्या किया, भारत के साम्राज्य को कई प्रांतों में विभक्त कर दिया। और ऐसे प्रांतों की संख्या जो है वो कितनी थी, 11। 1937 का जब चुनाव हुआ था उस समय ऐसे प्रांतों की संख्या 11 थी। ठीक है, इसमें से ध्यान ये रखना कि इन 11 प्रांतों में भी 3 प्रांत अंग्रेजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। और वो 3 प्रांत कौन कौन सा हो जाएगा, बंबई, मद्रास तथा जो है वो क्या हो जाएगा, बंगाल। ठीक है, बंबई, मद्रास तथा बंगाल, ये तीनों प्रांत उसके प्रमुख प्रांत थे, इसलिए उसको प्रेसिडेंसी प्रांत कहा जाता था। और उसका शासन जो है गवर्नर अपने काउंसिल के माध्यम से करता था और शेष सारे जो प्रांत होते थे उसका जो नेतृत्व करता था उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता था और उसके लिए भी जो है वो एक काउंसिल होता था। ठीक है, तो फिलहाल मैं 3 प्रांत की बात कर रहा हूं, बंबई, बंगाल हो गया, मद्रास। इसका शासन जो है वो कौन, गवर्नर अपने काउंसिल के माध्यम से, गवर्नर अपने काउंसिल के माध्यम से, गवर्नर अपने काउंसिल के माध्यम से। और इन सभी गवर्नरों के जनरल के रूप में गवर्नर जनरल काउंसिल के रूप में शासन करता था, काउंसिल के साथ मिलकर शासन करता था। अब यहां पे देखिए कि इसमें क्या है कि अगर 2 तरह के विषय, सेंटर के अलग विषय थे, प्रांतों के अलग विषय थे, प्रांतों का सारा जो विषय था उसका शासन गवर्नर काउंसिल, गवर्नर काउंसिल, गवर्नर काउंसिल के माध्यम से करता था। ठीक है ना, अब यहां पे देखिए क्या हुआ
अब यहां पे 1919 में क्या हुआ, द्वैध शासन। 1919 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत जो है द्वैध शासन। पहले समझ लीजिए एक बात और कि गवर्नर 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 जनरल कभी कोई भारतीय नहीं बन सका, ठीक है। कभी भी कोई भारतीय आजादी के पहले, आजादी के बाद सी राजगोपालाचारी एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अब यहां पे गवर्नर जो है वो क्या है, सब अंग्रेज थे। गवर्नर काउंसिल जो होता था, जो परिषद जो गवर्नर या गवर्नर जनरल का सपोर्ट करता, उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं होते थे। यही मांग की गई कि भाई भारत का जो शासन है भारतीयों को तो शामिल करो, लेकिन यहां पर कहीं पर भी शामिल नहीं किया गया। तो 1919 में जब द्वैध शासन की बात आई, द्वैध शासन की बात आई, द्वैध शासन की बात आई, तो प्रांतों के जो विषय थे ना उसको दो भागों में, ट्रांसफरेबल रिजर्व, ट्रांसफरेबल रिजर्व, ट्रांसफरेबल रिजर्व जैसे दो भागों में विभक्त कर दिया गया, ठीक है। दो भागों में विभक्त कर दिया गया। अब ये जो विषय ट्रांसफर कर दिए गए, जो रिजर्व था, ट्रांसफर रिजर्व यानी ट्रांसफर यानी जो ट्रांसफर कर दिया रिजर्व, तो रिजर्व विषय का शासन जो है पहले की तरह गवर्नर को काउंसिल के माध्यम से, गवर्नर को काउंसिल के माध्यम से, गवर्नर को काउंसिल के माध्यम से करना था पहले की तरह। यानी वो विषय जो अभी भी इनके लिए आरक्षित था, लेकिन वो विषय जो ट्रांसफर कर दिए गए उसका शासन गवर्नर को इलेक्टेड बॉडी के माध्यम से, गवर्नर को इलेक्टेड बॉडी के माध्यम से, गवर्नर को इलेक्टेड बॉडी के माध्यम से करना था, ठीक है। गवर्नर को इलेक्टेड बॉडी के माध्यम से करना था। और इसी इलेक्टेड बॉडी में चुनाव के माध्यम से पहली बार भारतीयों को शामिल किया जाना था। यही है, दो भिन्न भिन्न शक्तियों का शासन इक्वल टू हो जाएगा द्वैध शासन। पहले पूरे विषय गवर्नर काउंसिल के माध्यम से दिखता था, अब कुछ विषय ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। और यही है डायरकी, यानी कि पूरा अधिकार अभी नहीं दिया गया है। और यही जो है ब्रिटिश सरकार का कहना था कि हम ग्रेजुअली देंगे, हम जो है वो क्या है कि क्रमशः देंगे। और ध्यान ये रखना है कि इसी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसको भारत सरकार अधिनियम भी कहा जाता है, उस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में ये जो द्वैध शासन की स्थापना की बात की गई, इसी में इस बात का जिक्र था कि इस व्यवस्था के लागू होने के 10 साल के बाद एक आयोग भारत में भेजा जाएगा जो मूल्यांकन करेगा कि यह व्यवस्था कितना सफल रहा, और अगर सफल रहा तो भविष्य में और कितना रियायत दिया जा सकता है। इस बात का मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्था के लागू होने के 10 साल के बाद एक आयोग भेजा जाएगा। और आपको मालूम होगा वही आयोग जो है साइमन आयोग के रूप में हिंदुस्तान आया था। अब वो साइमन आयोग क्या है ये सब फिलहाल बाद में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि होम रूल आंदोलन का जो उद्देश्य था भारत के लिए स्वशासन हासिल करना, और यहां पर जो है वो क्या है कि दिख भी रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने ऐसा किया भी है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो भारतीयों को कोई अधिकार नहीं मिला है। क्योंकि ठीक है, इलेक्टेड बॉडी को चुनाव के माध्यम से आप शामिल तो करेंगे, लेकिन लगा आपने किसको रखा है, लगा आपने यहां पे गवर्नर को सब जगह गवर्नर रखा है। और इलेक्टेड बॉडी चुनाव के माध्यम से शामिल तो हो गया, लेकिन जब भी कोई डिसीजन ये लेते हैं, गवर्नर हां कहता तब हां होता, ना होता तो ना, मेजोरिटी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन गवर्नर को वीटो का जो अधिकार था, उसने वास्तव में चुनाव तो हो रहे थे, भारतीयों को शामिल तो किया जा रहा था, विचार विमर्श तो हो रहे थे, लेकिन गवर्नर जो चाहता वही होता, उसको वीटो पावर दिया गया था। इसलिए वास्तव में ऑन पेपर ये दिख रहा था कि ब्रिटिश सरकार ने जो वायदा किया वो निभा रहा था, भारतीयों को शामिल किया था, लेकिन वास्तव में जो है वो कह सकते हैं कि भारतीयों को कोई अधिकार ही नहीं था। केवल इलेक्शन हो रहे थे, नाम का वो जा रहे थे, लेकिन उनको कोई डिसीजन लेने का अधिकार इंडिपेंडेंट रूप से था ही नहीं। यही असंतोष का भाव था। 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था, उस असहयोग आंदोलन के बहुत सारे कारणों में से एक कारण यह भी था कि 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जो भारत सरकार अधिनियम था, उसमें जो भारतीयों को रियायतें या सुविधाएं दी गई थी, उससे भारतीय इत्तेफाक नहीं रखते थे, भारतीय खुश नहीं थे, नाखुश थे, असंतुष्ट थे। और 1920 में जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो असंतुष्ट लोगों ने उसमें शिरकत की, पार्टिसिपेट किया, और गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन अपना व्यापक रूप जो है प्राप्त कर लिया। उम्मीद करता हूं होम रूल आंदोलन के संबंध में दी गई ये सारी जो जानकारियां हैं वो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। इसी उम्मीद के साथ मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।